हमारे आज के जो मुख्य वक्ता साहब हैं श्री देवेंद्र पांडे साहब कानपुर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक तो अपने आप को सब अनम्यूट कर लें। पांडे साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नमस्कार भाई साहब। सर नमस्कार, वेरी नमस्कार। साथियों, हमारे स्पीकर साहब एक वेल नोन फिगर हैं कानपुर की। कानपुर क्या, आज की डेट में तो खैर प्रांत में पूरे में मशहूर हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे वक्ता के परिचय देने के लिए मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी को इनवाइट करूंगा कि आज के हमारे वक्ता का परिचय दें। शैलेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर का परिचय में पढ़ रहा था सर। सर बहुत अच्छे और पुराने वकीलों में से एक हैं उत्तर प्रदेश में, और ये बीकॉम किए हैं BSSD कॉलेज कानपुर से 1987 में। उसके बाद LLB की है। लेकिन इनके बायोडाटा में सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि सर ने BEd भी किया है, और सौभाग्य से मैंने भी BEd किया है, पर मैंने BEd करने के बाद LLB किया था। आपने LLB करने के पहले BEd किया, ये अच्छी बात है सर आपके साथ। और सर की जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है उससे 1992 से सर रजिस्टर्ड हैं, और एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे हैं स्टेट सेल टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर की सर। और सर बहुत अच्छे वक्ता हैं, और वक्ता होने के साथ साथ इनके YouTube चैनल पर 2.5 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं जो उनको सुनते हैं प्रतिदिन। जब सर का नया कुछ अपलोड करते होंगे तो सर को सुनते हैं। और इतना अच्छी बात है कि एक अधिवक्ता का YouTube चैनल पर इतने सब्सक्राइबर होना बड़े खुशी और बड़ी ही खुशी की बात है। गर्व की बात है। गर्व की बात है, खुशी की। वो शब्द भूल रहा था सर, गर्व बोलना भूल रहा था। और सर कौशाम्बी में एक बार उपकार का सेमिनार हुआ था कौशाम्बी में 22/12/19 को। उस पर GST रिटर्न के ऊपर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। इसके अलावा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की जब NRCC की मीटिंग हुई थी, उसमें 2 दिन का सेमिनार हुआ था। उसमें भी सर ने अपना इसी विधि के ऊपर अपना वक्तव्य दिया था। और उपकाश का एक बार सिर्फ सेमिनार हुआ था 25 तारीख को, 25/1/2020 को बरेली में सर। तो बरेली में सर ने उपकाश के सेमिनार में भी अपना वक्तव्य दिया था फेसलेस असेसमेंट के ऊपर। यानी कि सर की जो पकड़ है वो GST पर भी है और उतनी ही इनकम टैक्स पर भी है। यानी कि एक अच्छा वक्तव्य आज हम लोग को सुनने मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारी। इसके अलावा DRC से DRC 07 तक सर ने एक बार फिर वक्तव्य दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि इतने गुणी और इतने सुलझे हुए हमारे पांडे जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं, और हम सबको अपना ज्ञान बांटेंगे और हम लोगों को अपने ज्ञान से आलोकित करेंगे सर। अब श्रीमान जी से निवेदन है कि सर अपना वक्तव्य आरंभ करें। मेरी यही अभिलाषा है कि हम लोग सुने और ध्यान से। और सर हम लोग की शंका का समाधान जरूर कर दीजिए। और एक शंका मेरी व्यक्तिगत शंका है कि सर GSTR 3B पर लग गया है सर। लेट फीस तो चली रही थी सर, अब 1 पर भी हम सुन रहे हैं कि चालू होने वाली। वाशने जी ने भी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 पर भी लगेगी कुछ दिनों, अक्टूबर से शायद, ऐसा मेरे का अनुमान है सर। GSTR 2A पर कब से लगेगी सर, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, क्योंकि अब वही पर बचा है लेट फीस के लिए सर। बाकी सर आप जानिए, अब आप अपना वक्तव्य आरंभ करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र सर, आज आपको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग बैठे हुए हैं जी। गुजरात से बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से, रांची के बैठे, तो मतलब बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं आज आपको सुनने के लिए। और भी हैं काफी, मतलब देख रहा हूं मैं लोगों की लिस्ट। आज रिकॉर्ड उपस्थिति है सर को सुनने के लिए। 77 व्यक्ति हैं इस समय, बहुत अच्छी है, 77% है जी, और जिसमें अधिकांश एडवोकेट्स हैं जी। हमारे दिलीप सर भी हैं आज सर, दिलीप अग्रवाल जी। सर नमस्कार सर, प्रणाम। दिलीप सर खुद हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं सर मध्य प्रदेश के। नहीं, राउरकेला उड़ीसा से सर। राउरकेला उड़ीसा से सर, ये हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, उड़ीसा से। राउरकेला उड़ीसा से, मध्य प्रदेश चल रहा दिमाग में, उड़ीसा से सर हैं दिलीप अग्रवाल सर। देवेंद्र जी प्रणाम। नमस्कार सर। देवेंद्र सर बहुत अच्छे स्पीकर हैं। दिलीप सर बहुत बढ़िया मास्टरी, जैसे आपकी अपनी यहाँ पे मास्टरी है, यूपी में है, इसी तरीके से दिलीप सर की उड़ीसा में है। मुझे उड़ीसा के एडवोकेट्स ने, मतलब जब मैंने पता किया, दिलीप सर का भी हो चुका है टॉपिक हमारे यहाँ, एक बार चैप्टर हो चुका है, एक क्लास सबने ली थी हमने, तो बड़ा खैर बहुत लोगों ने पसंद किया।
और फिर हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमें एक बार दोबारा आशीर्वाद देने के लिए आइएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा था तब भी। धन्यवाद सर। सर अब स्टार्ट करें। थैंक यू शर्मा जी। वेलकम वेलकम सर। अब मैं जिस चैप्टर पे आज बात करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी को नोटिस किसी ना किसी माध्यम से जरूर मिला होगा, किसी न किसी क्लाइंट को जरूर आया होगा, क्योंकि इस समय डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मिसमैच की नोटिस पे ही ध्यान दे रहा है और मिसमैच की नोटिस ही भेज रहा है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं मुझे सुनने के लिए और समय दे रहे हैं। तो उसी के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी पीपीटी शेयर कर लूं इसके साथ, तो शेयर अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ है सर। थैंक यू। सर आ गया। थैंक यू सर। सबको विजिबल हो रहा है? जी जी सर विजिबल है। अच्छा क्यों याद कर रहे हो? साउंड चली गई क्या? किया तुमने? आज का जो टॉपिक है, सर एक सेकंड सर, मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पीकर साहब को सुनने के लिए कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने माइक्रोफोन, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा। आप लोगों के यहाँ कोई ना कोई आवाज आती रहती है। प्लीज आप लोग, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर आप भी मीटिंग म्यूट। ठीक सर। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी सबको? जी जी सर आ रही है। जी। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू रिप्लाई नोटिसेज ऑफ मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 3B एंड 2A ऑफ जीएसटीआर। तो जो 3B और 2A की मिसमैच की जो नोटिसेज आ रही हैं उसी से संबंधित आज हम लोग का चर्चा का बिंदु है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरे साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और अपना ज्ञान भी बढ़ता है। आपको बताने के साथ साथ मुझे भी अपना ज्ञान बढ़ाना होता है, इसलिए जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ही साथ चूंकि डिपार्टमेंट इसमें बड़ी संजीदगी के साथ मिसमैच नोटिसेज भेज रहा है, आप लोगों को भी मालूम है और आप लोगों के पास नोटिसेज आए भी होंगे। उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे जो नोटिसेज आ रहे हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि जो नोटिसेज हमें मिल रहे हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जारी किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। लेकिन पहले मैं इसकी थोड़ी भूमिका पे चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिप्लाई नोटिसेज ऑफ मिसमैच ऑफ GSTR 3B and 2A. The department has already started sending the notices for the mismatch of the filed GSTR 3B or GSTR 9 annual return and input reflected in GSTR 2A. जो भी नोटिसेज आप लोगों को मिल रहे हैं वो ज्यादातर 2A और 3B के मिसमैच के ही मिल रहे हैं और वो इसी से नोटिसेज को भेज भी रहे हैं। अब इसमें क्या करना है ये आगे हम लोग देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि जो नोटिसेज ये भेज रहे हैं उसमें जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो क्या क्या है। Which was filed by the suppliers. We have just completed 4 years of the GST on July 1st, 2021. लगभग 4 वर्ष हम लोग पूरे कर चुके हैं और 4 वर्ष के बाद भी स्थिति हमारी क्या है वो आप सभी से छुपी हुई नहीं है। Still we are facing a lot of issues in the GST, either on the site maintenance or at the department functioning. The GST Council has issued more than 1,000 notification and circulars since the inception of the GST. इतने सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज इतने सारे आ चुके हैं कि उनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी डेट्स एक्सटेंड की गई हैं कि उनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम है। और जब नोटिस आता है तो आपको वो सारी चीजें फिर से रिमाइंड करनी होंगी कि 2017-18 में क्या था, 18-19 में क्या था,
2019-20 में क्या था और 20-21 में क्या है, क्योंकि समय समय पर जब ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आए हैं, कई बार तो प्रेस रिलीज आया है, उसके बाद सर्कुलर का वेट हो रहा है, सर्कुलर आया तो नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है, अमेंडमेंट हुआ है तो इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा नहीं इफेक्टिव है, कौन सा नोटिफिकेशन कब आया है, ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिसमैच का नोटिस आ रहा है वो इसी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब हम रिप्लाई बनाने के लिए बैठेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज का इफेक्टिव थी, हमारे ऊपर वो एप्लीकेबल है भी या नहीं है। Since the inception of the GST, this is unfortunate to say that many times rules, business and professionals become the victim of the continuous changes. Even after 4 years of the GST, we are expecting the stability of the GST Act and hope for the same. Today's article is specific to defend the notices received for the mismatch of GSTR 3B and GSTR 2A. अब देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल लॉ है उसकी क्या पोजीशन है। ओरिजिनल लॉ गॉट नेवर इम्प्लीमेंटेड। जो हमें जीएसटीआर बताए गए थे कि जीएसटीआर 1 होगा, जीएसटीआर 2 होगा और जीएसटीआर 3 होगा, तो पूरी तरह से अभी हम लोग जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 पे तो काम हो ही नहीं पाया। उसके बाद नए नए रिटर्न आ गए और हम लोगों को मैचिंग और मिसमैचिंग के जाल में फंसा दिया गया। Original law never implemented fully where GSTR 1, GSTR 2 and GSTR 3 return will be filed and merged into each other. Due to the system and law understanding issues, it was never implemented and the department introduced GSTR 3, which is never replaced by the GSTR 3, which is a final return of the period. Section 42 of the CGST Act provides for matching, reversal and reclaim of ITC and prescribes a mechanism of matching ITC claimed by the recipient with the input tax liability as declared by the supplier. The mechanism for matching of input tax credit as per GST law is designed to be carried out by combined filing of Form GSTR 1, GSTR 2 and GSTR 3। ये हमें बताया गया था कि GSTR 1 होगा, GSTR 2 होगा और GSTR 3 होगा। The mechanism given under section 42 that supplier will file GSTR 1 where his outward supply is filed and the same is made available to the recipient under GSTR 2, under which option of the acceptance, rejection or modification can be done and then final return will be filed in form GSTR 3। तो GSTR 2 में जो हमें ऑप्शन मिलने वाला था एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन का, वो हमें आज तक नहीं मिला और उसी के कारण आज हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही है। मैचिंग और मिसमैचिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास ना तो एक्सेप्टेंस का है, ना रिजेक्शन का है और ना मॉडिफिकेशन का है। हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें GSTR 2A दिया गया है। GSTR 2 न दे करके हमें दे दिया गया GSTR 2A। अब जब GSTR 2A हमें दे दिया गया, जिसको हम केवल वीव कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफिकेशन की पावर हमें नहीं है। However, Form GSTR 2 and GSTR 3 has been suspended since the inception. Hence, there was no matching since legally GSTR 2 has not been replaced and the department brought GSTR 2A. That is in the authority of view by the recipient and there is no option available to correct it or add the additional invoices which was not reported by the supplier. GSTR 3 replaced the GSTR 3B which is a submit format. तो जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि जब एक्ट आया था तो हमें क्या बताया गया था और अब क्या लागू हुआ है, और मेरा ख्याल है कि इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि वो अपना जो फॉर्मेट उनको लेकर के आना था वो ओरिजिनल फॉर्मेट को लेकर के आज तक आ ही नहीं पाया और नए नए फॉर्मेट उन्होंने बना दिए और जो नए फॉर्मेट बनाए उनमें हम यूज टू नहीं हो पा रहे हैं, हमें उसमें असुविधा हो रही है
क्योंकि हमें उसमें कोई पावर मिल ही नहीं रही है कि हम अपनी कोई बात उसमें कर पाए। ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसकी हम गलती बता सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो एक ये रूल 36(4) यानी रूल 36 सब रूल 4 आया है, इसमें इन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको एक बार देख लेते हैं। मैचिंग ऑफ GSTR 2A with GSTR 3B has been introduced wide rule 36 sub rule 4 of CGST rules 2017 on 9th October 2019। अब ये जो 2A से और 3B का मैचिंग और मिसमैचिंग का है, वो है रूल 36 का सब रूल 4, और ये आया है 9 अक्टूबर 2019। As stated earlier, mechanism provided under Section 42 read with Rule 69 for matching of ITC is not into effect. Further, Section 43A provides for procedure of a element of credit in a prescribed manner to be provided by rules. Rule 36 sub rule 4 was inserted with effect from 9th October 2019. Thus, effectively no matching of ITC was required up to 8th October 2019. अब हमें यहाँ से ही अपनी बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास मैचिंग और मिसमैचिंग की नोटिस आ रही है, जिसमें बात की जा रही है 3B और 2A की, और वो वहीं से डेटा उठा करके हमें नोटिस भेज दे रहे हैं, तो जब नोटिस हमारे पास आ रहा है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम अभी से समझते चलें। तो ये जो बात रूल 36 और सब रूल 4 की हो रही है, जो कि आया है 9 अक्टूबर 2019 से, तो इसमें 8 अक्टूबर 2019 तक तो हमें मैचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 8 अक्टूबर 2019 से पहले के हम बिल 2A से मैच या मिसमैच करें। लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल रूल्स की बात कर रहे हैं कि हमारा रूल्स क्या कह रहा है। लेकिन जब हमारे पास नोटिस आता है तो नोटिस आने के बाद हमें उसका रिप्लाई भी सबमिट करना होता है। जब रिप्लाई सबमिट करने की बात आती है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा रूल कब इफेक्टिव हुआ है, कौन सा रूल कब इफेक्टिव नहीं था, कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन कब इफेक्टिव हुआ है और उसमें कब चेंज आया है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। Further, in one of the press release by CBIC dated 18 October 2018, it was clarified that furnishing of outward details in Form GSTR 1 by the corresponding suppliers and facility to view the same in Form GSTR 2A by the recipient is in the nature of taxpayer facilitation and does not impact the ability of the taxpayer. To avail ITC on self-assessment basis. Rule 36, sub-rule 4, inserted with effect from 9th October 2019 and is applicable invoices on which credit is availed after the said date. Per Rule 36, sub-rule 4, input tax credit can be availed up to 105 यानी 105% of GST paid on inward supplies, the details of which are uploaded by supplier on GSTN portal and reflected in GSTR 2A/2B of the recipient in a tax period. तो आप लोगों को मालूम है कि पहले ये 120% था, उसके बाद ये 110% हुआ और अब 105%। आगे बात आ रही है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि अब ये भी खत्म होने वाला है कि अब ये 100% पे ही आ जाएगा, आप जरा भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Summarizing the above, it is to be noted that Section 43A provides for only procedure of availing credit in a prescribed manner. It does not empower the government to provide any restriction on availment of ITC through rules.
Also, the matching of invoices under Rule 36 sub Rule 4 is not applicable for the period prior to 9th October 2019, that is 2017-18, cannot be considered under purview of Rule 36 sub Rule 4. तो इसमें आपने जैसा कि देखा कि हमारा जो रूल 36 है और उस 36 का सब रूल 4 है, वो ये हमें अलाउ कर रहा है कि आपके ऊपर ये लागू हुआ 9 अक्टूबर 2019 से, यानी 8 अक्टूबर 2019 से पहले ये एप्लीकेबल नहीं था। अब हम देखते हैं रिकवरी मैकेनिज्म एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी में ऐसे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना इम्पॉसिबिलिटी के हद तक है, असंभव हो रहा है। हमें ये भी देखना है कि हमारे सामने वाले ने रिटर्न हमें जो बिल काटा है, बिल काटने के बाद उसने उसका टैक्स जमा किया या नहीं, टैक्स जमा किया तो रिटर्न फाइल किया कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी हैं। और फिर जो फेक इनवाइसेस का आजकल एक बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, बहुत सारी फेक इनवाइसेस पकड़ी जा रही हैं। अब वो फेक इनवाइस कैसे है, क्यों है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो चर्चा का बिंदु नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो हमें चेक करने के लिए दी गई हैं, मैचिंग करने के लिए दी गई हैं, उसके बाद ही हमें आईटीसी मिलेगी। तो ये एक असंभव सी चीजें हो रही हैं जिनको कि हम लोगों के लिए करना असंभव हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डिपार्टमेंट हैज एवरी मैकेनिज्म ऑफ द रिकवरी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स अंडर सेक्शन 73, 78, 79 that department can attach the bank account or property of the defaulter following the due procedure. Here, as the receipt has no control over the supplier and receipt cannot force the supplier what to do, neither receipt has any legal mechanism of recovery of the defaulter supplier. Department shall make the party to the defaulter in the recovery notice and recover all the default liability as possible. जिस पार्टी से हमें बिल मिला है, जिससे हमने परचेज किया है, उसको हमने टैक्स भी पे कर दिया, अमाउंट भी पे कर दिया, माल भी ले लिया, उसके बाद रेज हैंड किया किसी ने, जी। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि उसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। The law cannot compel the recipient to do the impossible, that is to ensure that the supplier has paid the tax to the government. It is unjust to deny credit to the recipient on failure on part of supplier to furnish details on the same in time. तो ये जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो भी सारा काम जो है हम लोगों के ऊपर आ गया कि आप चेक करिए कि आपने उससे माल खरीदा है, माल खरीदने के बाद आपने उसको टैक्स पे किया है, टैक्स पे करने के बाद उसने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, उसने वो टैक्स डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। जी, ITC cannot be denied in the absence of collusion between supplier and recipient. अब बात आती है कि जो हमारी ITC है क्या उसको डिनाई किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है। Perhaps the most blatant flaw in section 16 subsection 2 clause C is the fact that it imposes an unreasonable burden on a recipient who might otherwise be bona fide. It makes the recipient responsible for the actions of the supplier.
even where the two of them may be unrelated. Thus, it penalizes the recipient for the fault of a third party, that is, the supplier, even in the absence of collusion between the two. The Madurai bench of the Madras High Court, in the case of Messrs. D.Y. Bethel Enterprises versus the State Tax Officer Data Cell, held that the approach taken by the revenue authorities in reversing the input tax credit ITC availed by the recipient without properly inquiring the sellers is incorrect and order for fresh inquiry in this matter. तो यहाँ पर ये मद्रास हाई कोर्ट ने ये एक आदेश किया, जजमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पहले हमें सेलर को भी तो देखना चाहिए कि सारी लायबिलिटी परचेजर की है। आप सेलर से भी तो इंक्वायरी करिए, सेलर को भी तो आपने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन देने के साथ साथ आपने उसको ये पावर दी है कि वो टैक्स कलेक्ट करे। जब आपने उसको पावर टैक्स कलेक्ट करने की दी है तो हमें तो टैक्स देना ही है। हमने जब परचेज किया है तो उसको हम टैक्स तो देंगे ही। जब टैक्स देंगे तो उसको भी तो आप देखिए कि वो क्या कर रहा है। आप उसकी कोई नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, उसको चेक नहीं कर रहे हैं, और सारी की सारी जो है परचेजर के ऊपर लायबिलिटी फिक्स कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। Considering the above facts and references, the department shall recover the default GST liability from the defaulters and not from the receipt, which will be the additional burden to the genius taxpayer in the initial days. System was not properly implemented and also confusion over various provisions of the Act, due to which there are chances that supplier might have paid the GST under B2C head, due to which it is not reflecting in GSTR 2A of the recipient. मिस्टेक हो जाती है, वो B2B सप्लाई थी लेकिन गलती से उसको B2C में कर दिया गया। तो जब B2C में गलती से हो गया तो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन टैक्स तो उसने पे किया है और टैक्स वो डिपॉजिट भी हुआ है, लेकिन चूंकि B2B सप्लाई में नहीं आ पाया इसलिए वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। If department recovers it from the recipient, then double tax on a single transaction will be paid. Department shall make available the facilitation of generation of electronic credit ledger for a certain period, which is implemented. अब ये तो बात थी कि हमारा रूल क्या कह रहा है और हमारा सिस्टम क्या कह रहा है, और जो हमें नोटिसेज प्राप्त हो रहे हैं उसके पहले सिस्टम क्या था, और आज जब नोटिस हमें मिल रहा है, मिलने के बाद अब सिस्टम क्या कर रहा है। उस समय हमारे पास चेकिंग के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं था। आज चेकिंग के लिए जब टूल अवेलेबल हैं तो हम उसको जब चेक करते हैं तो बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन डिपार्टमेंट तो 4 साल के बाद आज चेक करना शुरू किया है। अब उसको 4 साल के बाद ये चीज समझ में आ रही है कि कौन सी गलती उसके द्वारा की गई, लेकिन जब उसके पास कोई टूल्स नहीं था तो उससे तो गलती तो होनी ही थी, और जब गलती होनी है तो उसके लिए कोई एक ऐसा नियम भी होना चाहिए जिससे उसको निजात मिल सके। आपने इतने सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन, जहां समझ में आया यहाँ पर ये दिक्कत है उसके लिए एक सर्कुलर बना जारी कर दिया, जहां समझ में आया यहाँ पर कुछ गलती हो रही वहां पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस तरह से इतने सारे ढेर हो गए हैं कि उनमें से अपने मतलब का सर्कुलर नोटिफिकेशन निकालना आसान काम नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर जीएसटी, जो कि आज का टॉपिक है कि जो स्क्रूटनी की नोटिस आ रही हैं वो क्या हैं और क्यों। A GST officer will thoroughly check the GST return of a particular taxpayer based on certain risk parameters to verify its correctness. जो GST ऑफिसर है उसको करेक्टनेस चेक करनी है, और करेक्टनेस चेक करने के लिए सेक्शन 61 में दिया हुआ है। इसी सेक्शन 61 के आधार पर वो नोटिस दे रहे हैं कि हमें आपके जीएसटी रिटर्न की करेक्टनेस चेक करनी है।
करेक्टनेस चेक कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसका बिंदु कहीं पर भी नहीं है। केवल और केवल 3B और 2A का डेटा उठा करके दे दिया जा रहा है कि ये भाई दोनों में डिफरेंस है, आप आइए और बताइए कि डिफरेंस क्यों है। If he finds any errors, he will issue a scrutiny notice to the registered taxpayer demanding an explanation. However, a personal hearing is not possible in this type of assessment. इसमें जैसा कि पर्सनल हियरिंग की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना पोर्टल पर ही इसका रिप्लाई सबमिट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट जाते हैं और डिपार्टमेंट पर्सनल हियरिंग में देखता है उसको कि क्या हमने नोटिस दिया है, क्या चीज़ों की कमी है। तो इस तरह से वो कोऑपरेट तो कर रहे हैं, आप लोगों को बता भी रहे हैं कि हमने ये नोटिस कहाँ से दिया, क्यों आया है। The taxpayer should admit the differential tax demanded with interest, if any, and pay it before replying to the notice together with justification. If the reply satisfies the officer, the taxpayer is intimated and the proceedings are dropped without any further action in Form ASMT 12 and order of acceptance of reply. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साथ में जुड़ें, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता चलूंगा, जिससे आप लोग भी साथ में जुड़ते रहें कि जब हमें ये स्क्रूटनी का नोटिस आता है, स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आता है, ये किस फॉर्मेट में आता है। इसका फॉर्म नंबर क्या है, चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। संजय भटनागर साहब, आगरा। ASMT 10 सर। जी। संजय सिंह जी, अलीगढ़। संजय सिंह जी अलीगढ़ से हैं, बताएं सर, बताओ तो नंबर बता। आप। ASMT 10 under section 61। बिल्कुल, ASMT 10 शिवमंगल सिंह जी लिख रहे हैं, सतपाल सिंह जी भी लिख रहे हैं ASMT 10, ASMT 10 एंड सेक्शन 61। बिल्कुल ठीक आप लोग बता रहे हैं, और इससे ये पता भी लग रहा है कि डिपार्टमेंट का नोटिस लगभग सभी को आया हुआ है, और जब नोटिस आया है तो आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा भी है कि नोटिस किस फॉर्मेट में आया है और किस सेक्शन के अंतर्गत आया है। देवेंद्र सर और जगह मालूम कर लें, रांची से मालूम कर लें। मनोज काबरा साहब रांची बैठे हुए हैं जी। मनोज जी बताएं, क्या आपके यहाँ भी सेम स्टेटस चल रहा है? मनोज काबरा साहब रांची, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मनोज काबरा साहब। रांची से जो और कोई बैठे हैं साहब, मैं दूसरे जगह का पता पड़ जाना सर, वहां पे क्या सेम स्टेटस चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र खरे साहब हैं छतरपुर से, मध्य प्रदेश। रविंद्र खरे साहब, क्या आपके यहाँ भी सेम स्टेटस चल रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके बता दें। सर मेरा अपना तो कोई नोटिस नहीं आया अभी। अच्छा, आपके यहाँ नहीं आया कोई और? हाँ, अभी मेरा पर्सनल नहीं आया कोई। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना अच्छा जो है मैचिंग किया है कि मिस मैचिंग की गुंजाइश ही नहीं रही। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में उम्मीद है सर आने की। विनय दिसवाल साहब हैं होशंगाबाद। विनय दिसवाल साहब, बताओ आपके यहाँ आया और नोटिस? विनय दिसवाल साहब, अगर आवाज सुन रहे हो मेरी तो। प्रमोद बख्शी जी, प्रमोद बख्शी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बता दें। विनय भाई बताइए, आपने अपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ जी। प्रमोद बख्शी जी। हाँ जी। कहाँ? प्रमोद बख्शी भाई, पहले कहाँ से अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मैं रांची से हूँ।
रांची हाँ सर, रांची रांची अच्छा झारखंड। रांची सर, हाँ मैं रांची में कह तो रहा हूँ सर, कोई रांची से बताया अपने यहाँ कोई आपके नोटिस आ रहे होंगे, हाँ जी क्योंकि आ तो रही है। पैन इंडिया एक ही एक्ट है, हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या प्रोसीडिंग चल रही है। हाँ जी नोटिस आ रही है। जी मैक्सिमम नोटिसेज आपको मिसमैच की हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रणय भाई आपके यहाँ होशंगाबाद में, प्रणय भाई साहब, प्रणय विश्वास साहब, हमारे यहाँ इटारसी में आए हैं, इटारसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, इटारसी में आ रहे हैं। हाँ इटारसी में हूँ। इटारसी के कोई बैठे हो साहब, उनसे बता दें क्या। हाँ शर्मा जी नमस्कार सर, मैं अयोध्या से वीरेंद्र पाटिल बोल रहा हूँ। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो चले आगे, चले मिस्टर कर। एक सर जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट की बात की जा रही थी अभी सर द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहिए, अगर वो अवेलेबल हो जाता तो ठीक रहता सर। सर पहले अपने आप को रीनेम कर लें, 1+5T लिख के खाली आपके नाम के आगे सर, आ रहा है। वीरेंद्र पाटिल फ्रॉम अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से वीरेंद्र पाटिल साहब। जी सर। सर देवेंद्र सर, इनका बता दें इनकी जो प्रॉब्लम है। हाँ, इनको मैं कॉपी सेंड कर दूंगा या आपको सेंड कर दूंगा, आप इन लोगों को दे दीजिएगा, क्योंकि वो आगे बहुत काम आने वाली है। हाँ सर 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 जो थैंक यू हम सर। लोगों की नोटिसेज आ रही हैं वो आदेश बहुत काम आने वाला है, मैंने इसीलिए उसको खासतौर से कोट किया है और उसकी जी सर, कॉपी जी मैं सर। आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। वीरेंद्र भाई, मेरा नंबर आप सतीश पांडे से ले लीजिएगा या आलोक जी से ले लीजिएगा, आलोक यादव से। नहीं है सर मेरे पास है सर, मैं साकेत टैक्स बार वाइस प्रेसिडेंट सर। अच्छा 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 जी। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि सभी को ASMT 10 की नोटिस आई हुई है जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट से संबंधित है, लेकिन क्या भी आप लोगों ने रिप्लाई सबमिट किया है इसका? जी हाँ। हेलो। हाँ सर, अब स्क्रूटनी तो सर हमारे पास जो नोटिस आई है उसकी स्क्रूटनी कराई जा रही है जी जी। मिसमैच से रिलेटेड, बट अभी ऐसा कोई मैटर हमारे साथ नहीं घटित हुआ जिसमें जो है कोई समस्या आ रही हो। अच्छा, मतलब आपकी मैचिंग कंप्लीट आ रही है। या एग्जैक्टली। तो ये आपने किस फॉर्मेट में रिप्लाई सबमिट किया है? अभी तो सर फिजिकली ही सब दिया गया है सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फिजिकल दिया। जी। नोटिस तो आपको पोर्टल पे दिख रहा होगा। हाँ, पोर्टल पे मिली है नोटिस है, और फिजिकल जो है वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। आफ्टर दैट जो है वो फिर क्या बोलते हैं कि रिप्लाई के रूप में ऑनलाइन बोले हैं करने के लिए, असेसिंग अथॉरिटी द्वारा बोला गया। जी जी, उन्होंने बोला होगा कि आप पोर्टल पे अपना रिप्लाई सबमिट करिए। हाँ, मतलब जब आप फिजिकली जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे इसके बाद में बोले हैं कि रिप्लाई आप उस पर डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो जो आपने रिप्लाई सबमिट किया है वो किस फॉर्मेट पे किया आपने? अब उसमें जैसे सर हमारा एक पेंथा का मैटर था, उसमें था तो उसमें मैक्सिमम हमारी परचेज जो है अनरजिस्टर्ड फार्मर्स से रहती है जी, और सेल जो है अगेंस्ट टैक्स इनवाइस होती है, तो RCM का मैटर उसमें रहता है। तो उस पे जो है वो जैसे उनको पोर्टल पे क्या है कि वो उठा लेते हैं उसको कि ITC आपने परचेज नहीं करी, आपको उसमें 2A में दिख नहीं रही है और आप जो है ITC अवेल कर रहे हैं, इसी ग्राउंड पे था, तो उतना कोई हर्डल नहीं है इसमें। जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी रिप्लाई हमें सबमिट करना है वो प्रॉपर फॉर्मेट पर ही करना है। जी सर। जैसा कि हम लोगों की वैट में हैबिट रही है कि हम लोग अपना उसका जवाब बनाया और दाखिल कर दिया। जी जी जी। वो हमें नहीं करना है। इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि GST में हर चीज के लिए एक फॉर्मेट तय किया गया है। जी सर, जी तो सर। जब नोटिस हमारे पास आएगा तो हमें देखना है कि नोटिस कौन से फॉर्मेट पर आया है और उसी फॉर्मेट के अनुसार हमें किस फॉर्मेट पर उसका रिप्लाई सबमिट करना है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है और उसी फॉर्मेट पर हमें रिप्लाई को सबमिट करना है। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों ने बताया, जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन ASMT 11 में आप लोगों ने रिप्लाई सबमिट किया है। बिल्कुल ठीक, ASMT 11 में ही हमें अपना रिप्लाई सबमिट करना है। ओके सर, ओके सर। अनिल शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं।
अनिल शुक्ला जी सर बोलिए। जी जी सर, केवल सर हमने सर जो अपने यहाँ मतलब हमारे यहाँ भी सर 100% इसी टाइप की नोट से आई हैं, जितने भी आई हैं 17-18 की। जी जी तो वो सबकी केवल यही टाइप है। उसमें सर हम लोगों ने किया क्या है कि जो मतलब उन्होंने जैसे पॉइंट टू पॉइंट हमको बताया था, तो उस पॉइंट के हिसाब से हमने सर उसका रिप्लाई दिया है। हमने कोई मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि वो फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट मतलब हमारी जानकारी में ना रहा होगा, लेकिन सर हमने पॉइंट टू पॉइंट दिया है। जो बिल हमारे ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं उनका हमने पूरा एक लिस्ट जनरेट किया है, और उन बिलों को भी हमने अपलोड किया है कि हमने ये परचेज किया है। रही बात सर ये मद्रास हाई कोर्ट की, तो ये सर हमारी जानकारी में ऑलरेडी था, लेकिन हमने सर इसको इसलिए इसको मेंशन नहीं किया कि अगर वो हमको फिर से हमारे रिप्लाई के हिसाब से वो शो काज हमको देते हैं, तब फिर हम इसको अपनी मतलब इस जजमेंट का हम तब उल्लेख करेंगे। जी जी अब सर ये सही किया है गलत किया है, ये इसका अभी अच्छा ऑफिस की तरफ से भी अभी हमको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। उनका कहना ये है कि भाई अभी हम लोगों को ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि हमको क्या करना है कैसे करना है, तो वो बिल्कुल एज इट इज होल्ड है। अब वो कितने दिन तक होल्ड रह सकता है ये सर हमें नहीं पता है कि वो उसके बाद फिर कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे हम लोगों की सर लास्ट डेट थी 16 अगस्त, तो 16 अगस्त के पहले पहले हम सभी लोगों ने अपना रिप्लाई दे दिया। अब जैसे 16 अगस्त से सर 16 सितंबर गुजर गई, तो वो कितने दिन में हमको कंसीडर कर सकते हैं या अब नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इस विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं सर। नहीं, बिल्कुल आगे हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे जी सर कि कब कैसे हमें क्या करना है, आगे उनको टेकअप करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो आपने रिप्लाई सबमिट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपको जी अपना चार्ट बिल जो कुछ भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उसके साथ लगाने ही हैं। जी जी लेकिन आप जो रिप्लाई सबमिट करेंगे, जो आपका फ्रंट पेज होगा वो ASMT 11 ही होना चाहिए, और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपने उसका रिप्लाई दिया है, उसकी समरी उसमें जरूर होनी चाहिए। देखिए, वो जब आपको नोटिस दे रहे हैं वो दे रहे हैं ASMT 10 में, और ASMT 10 में जो कॉलम्स दिए हुए हैं उनको वो पूरा का पूरा भर करके आपको दे रहे हैं। तो जब आप अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे तो आप भी ASMT 11 के जो कॉलम्स हैं उनको जरूर फिल करेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको लगाने हैं वो आप लगाएंगे। जो भी आपको एक्सेल कॉपी, PDF कॉपी, जो कुछ भी आपको सबमिट करना है डिटेल्ड में, वो आप अपलोड कर सकते हैं। जी लेकिन मेरा सबमिशन ये है कि आप ASMT 11 जरूर उसमें लगाएं, बिना ASMT 11 के अपना रिप्लाई ना सबमिट करें, क्योंकि जो भी होगा वो फॉर्म के तहत ही होगा। और अपना रिप्लाई अगर मैनुअल भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आप हमें मैनुअल दे दीजिए, तो मैनुअल अगर आप दे रहे हैं लेकिन आप अपना रिप्लाई अपलोड जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना रिप्लाई अपलोड नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर किस पे करेगा? वो जो कॉपी वो अपने पास रखे हुए उसका क्या करेगा? वो कॉपी इसलिए ले रहा है कि वो वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहता। जैसा कि वैट में भी आपने देखा होगा कि फॉर्म 52 और वैट रिटर्न जो हम लोग फाइल करते थे वो ऑनलाइन फाइल कर देते थे, लेकिन जब हम असेसमेंट के लिए जाते थे तो वो ये बोलते हैं भाई उसकी कॉपी निकाल दीजिए आप, जबकि उनके पास अवेलेबल रहती है। उसके बावजूद भी वो कॉपी नहीं निकालते, आपसे कॉपी लेते हैं। लेकिन क्या वो आपकी कॉपी मान लेते हैं? वो तो उससे चेक करते ही करते हैं। हाँ ठीक है ना। अगर आपने उसकी मैनुअल रसीद भी कटाई होती है तो मैनुअल रसीद पे जो अमाउंट लिखा होता है उससे मिलान करते हैं कि आपने उस समय क्या फाइल किया था और आज की डेट में क्या फाइल है। जी तो वो मिलान तो करते हैं, लेकिन वो चीज उनको वहां से निकालनी है और उसी के आधार पर उनको ऑर्डर करना है। जी ठीक सर, ठीक सर। तो देखिए, अब हमारे पास जो स्क्रूटनी चैट बॉक्स में असेसमेंट, गोविंद सिंह साहब ने सवाल करा है। जी जी उस चैट बॉक्स में से सवाल लिखा हुआ है उनका, जरा चैट बॉक्स देख लीजिए। बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो, कि उनका कहना यह है कि क्या सिंपल रिप्लाई देना है या डिटेल नोटिस में डिटेल बिल वाइज रिप्लाई देना है उसका। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, आपको जो रिप्लाई सबमिट करना है वो जो आपका डिफरेंस है उसका सबमिट करना है। आपके पास जो नोटिस उन्होंने दिया होगा उसमें दिया होगा कि 3B और 2A में
ये डिफरेंस है। तो जब आप रिप्लाई सबमिट करेंगे तो 2A और 3B के बीच का एक चार्ट बनाएंगे। मैं लास्ट में आपको इस चार्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। वो आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें ये आप दिखाएंगे कि डिफरेंस क्यों है, किस चीज का है, तभी तो उनको ये क्लियर होगा। बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लगा देंगे, लेकिन आप वो चार्ट बना करके ही तो उनको समझा पाएंगे कि डिफरेंस क्यों है। ठीक है ना? क्योंकि पहले भी जैसे आप बनाते थे कि आपने बनाया परचेज, आपसे वो एनेक्जर मांगते थे, एनेक्जर ए दिया आपने वैट में, और एनेक्जर ए के बाद उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वो एनेक्जर ए में नहीं आते थे, और आपकी फॉर्म 52 से परचेज मैच नहीं कर रही है, तो उस पोजीशन में भी तो आपको चार्ट बनाना पड़ता था कि हमारी परचेज ये है, हमारा परचेज रिटर्न ये है, हमारे क्रेडिट नोट्स ये हैं, इसके बाद हमारा डिफरेंस निकल करके ये मैच हो गया। तो जो मिसमैच है उसको हमें क्लियर करके बाहर निकालना है कि मिसमैच क्यों है। क्योंकि अगर आप अपना मिसमैच बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप इसमें देखेंगे कि उसको इस फर्दर अदर नोटिस उसको देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहीं पर स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि सीधे सीधे नीचे लिखा हुआ इंटीमेटेड एंड प्रोसीडिंग्स आर ड्रॉप्ड विदाउट एनी फर्दर एक्शन इन फॉर्म ASMT 12 इन ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्लाई। आपने जो रिप्लाई सबमिट कर दिया उसके बाद वो ASMT 12 जारी कर सकता है। तो अगर आपने पूरी बात अपनी नहीं कह पाए हैं तो आप ये मत समझिए कि आपको वो पार्शियली जो है लाभ देगा। सर संजय अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 सर, हमने रिप्लाई जो दिया है जी। वो नॉर्मल पेपर पे दिया है, SMT 11 में नहीं दिया है, तो क्या वो रिप्लाई हमारा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए सीधी सी बात है, इसका उत्तर आप खुद ही दे देंगे कि जब हम डिपार्टमेंट क्या कहता है, जब हम लोग केस कराने जाते हैं जी, तो मैं वैट से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उससे हम लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आएगा। जी, तो मैं वैट का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ, लेकिन वैट और GST में जमीन आसमान का फर्क है। जी, तो देखिए जब वैट में हम केस कराने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, उसके पास अपीयर हुए 10 बार, जी, और 10 बार में भी हमारा ऑर्डर नहीं हो पाया, पेपर कुछ हाँ, सबमिट हुए कुछ नहीं सबमिट हुए। जी, और उसके बाद जब व्यापारी के पास नोटिस जाता था तो जी, नोटिस में वो लिखता है कि वकील साहब तो कभी अपीयर ही नहीं हुए। हाँ, हाँ, बिल्कुल है ना? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑर्डर सीट पर आपसे कभी भी साइन लेता ही नहीं है। जी, 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 जब ऑर्डर सीट पर साइन नहीं लेगा तो वो लिखेगा कि आप कभी अपीयर नहीं हुए। अपीयर नहीं हम लोग हुआ, हाँ, अपील में जाते थे तो अपील अधिकारी यही बोलता है कि आप तो कभी 20 बार उसने बुलाया, पूरे साल आप नहीं अपीयर हुए, जी, 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 तो कितना मौका आपको चाहिए? जी, तो वहां पर हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती थी। जी, तो वही चीज यहाँ पर है कि हम वो तो अपना प्रॉपर फॉर्मेट में देखिए दे रहा है, जी, ASMT 10 में ही वो नोटिस दे रहे हैं। जैसे कि जब वो हमें नोटिस वैट में देते हैं तो वो ये लिख देते हैं कि आप अपीयर नहीं हुए, चाहे आप 500 बार अपीयर हों। जी, वो जी। आपके साथ कोताही नहीं बरतते बिल्कुल भी। तो फर्दर क्या हम SMT 11 का यूज कर सकते हैं? अभी जैसे एक बार रिप्लाई बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर आपके पोर्टल पे अभी दिख रहा है ASMT 11 में, आप उसका रिप्लाई सबमिट करके जो पेपर वहां डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको आप PDF फॉर्मेट में तुरंत अपलोड कर दीजिए। SMT 11 में फिर से अपलोड कर दें, मतलब दोबारा अपलोड कर दें? हाँ दोबारा अपलोड कर दीजिए। ठीक है। अभी आपने अपलोड किया था या मैनुअल दिया था? नहीं, मैं अपलोड किए थे, अपलोड किए थे। अपलोड किए थे। तो जी, अगर जी, उसमें गुंजाइश है तो आप ASMT 11 अपलोड कर दीजिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको उस जी, प्रॉपर फॉर्मेट में कर दीजिए आप बस। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर एक है विकास सिंह जी। विकास सिंह जी जी कहाँ से हैं? इनका सवाल है सर, अगर GST 9 फाइल किया हुआ है जी। तब भी डिटेल देनी होंगी? देखिए GSTR 9 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। GSTR 9 आपने फाइल किया है या नहीं किया है, जो भी मिसमैच होगा, अगर वो GSTR 9 में आपने उसका रिप्लाई दे रखा है मिसमैच का, उसके बाद अगर वो नोटिस दे रहे हैं तो आप GSTR 9 का हवाला दे सकते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई अपना ASMT 11 में सबमिट ही करना पड़ेगा। चलें सर आगे चलें। जी
तो यहाँ पर देखिए इस हेलो मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, आगे स्लाइड में हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या करा है कि द टैक्स पेयर इज इंटीमेटेड सर एंड जी जी बताइए। कौन, विकास सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कैसे विकास जी कुछ, विकास जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो जी, जी आवाज आ रही है मेरी? आपकी वॉइस सर ब्रेक आवाज आ हो रही रही है? है। आप कुछ इको सब कर रही ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज। जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जी। जीएसटी एंड माइनर में फाइल किया हुआ हूँ और उसमें DRC 3 के माध्यम से अगर जो आईटीसी मैच हुई, अगर मैं टैक्स जमा कर दिया हूँ, उसका क्या होगा? नहीं, टैक्स जो आपके पास मिसमैच का नोटिस आया है। हाँ सर, मिसमैच का नोटिस आया हुआ है और सर अभी मैंने मिसमैच वही रिप्लाई नहीं जिसको दिया आप है क्लियर करके अभी। टैक्स जमा कर चुके हैं। हाँ सर, वो DRC 3 के माध्यम से जो हमारी जो एक्सेस आईटीसी थी, सपोज दैट उसको मैंने DRC 3 के माध्यम से मैंने जमा कर दिया है। ठीक है सर अब जो कैश नोटिस लेजर से आपके मैंने जी बताइए बताइए। सर कैश लेजर से हमने जो है कि जितना आईटीसी हमारी एक्सेस थी उतना हमने उसको रिवर्स कर दिया है सर, रजिस्टर 9 के माध्यम से। ठीक है, अब जो नोटिस आपके पास आया है वो मिसमैच का उसी से रिलेटेड है या अलग है? हाँ सर, वही सेम नोटिस है सर, सेम है। मिसमैच तो से अब रिलेटेड है। आपको करना ये है कि आप उनका रिप्लाई दे दीजिए, जो चीज आपने DRC 03 के माध्यम से जमा कर दी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप GSTR ASMT 11 में जी उसका जिक्र करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड कर दीजिए। अच्छा सर, जी ठीक है सर, थैंक यू सर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये आती है कि हमारे पास ASMT 10 आ गया, उसके बाद हमें रिप्लाई सबमिट करना है। अगर हम रिप्लाई सबमिट नहीं करते तो क्या होगा? बताएंगे? गिरीश डोबरियाल साहब, गिरीश डोबरियाल साहब बताएंगे रायबरेली से। आप बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, गिरीश भाई बताइए। गिरीश डोबरियाल साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर 74 में कार्रवाई शुरू कर देंगे सर। जी एडवोकेट अंशुल वार्ष्णेय जी भी कह रहे हैं। जी 63, 74, सेक्शन 74 और सेक्शन 73 स्टार्ट। जी सर बीच में बोलूं सर मैं, अगर इजाजत हाँ तो? बोलिए राकेश भाई बोलिए। सर एक्चुअली मैं ये 2-3 चीजें हैं। एक तो 36/4 की बात कही सर। जी इसकी प्रभावी तिथि 8 अक्टूबर 19 के बाद में हो जाएगी। जी लेकिन उसका महत्व इन्होंने एक्चुअली, एक तो होता है प्रबुद्ध वर्ग, एक विशेष प्रबुद्ध वर्ग के हैं साजिश बनाने वाले और सब जो इम्प्लीमेंट कराने वाले। व्यापारी तो कुछ है नहीं, असहाय है वो, तो एडवोकेट भी कुछ क्या कर पा रहा है। सवाल यह है कि इनको इतने अधिकार दे दिए हैं। जब रावण का युद्ध हुआ था तो इनके गुरुओं ने इतने हथियार दे दिए थे कि ये काम नहीं कर रहा है तो इसे और ले लो, ये काम नहीं कर रहा है तो इसे ले लो। जी वही महाभारत में हुआ कि साहब ये हथियार नहीं तो वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ के फिर दूसरा हथियार लागू कर दे तो कामयाब हो जाता था। मैं अपने बिल लगा दूंगा, सब चीज मैच करा दूंगा, सब इसके बावजूद भी क्या वो, ये तो बात रही कि साहब वो रेप्लाई नहीं करेंगे तो 74 पे आएगा। मैं रेप्लाई कर दूंगा तो 74 पे आने से बच जाएगा साहब वर्तमान परिस्थितियों में, पहली बात। जी तो 36/4 जहां लागू होने की बात है पूर्व के अवधि के पीरियड में, तो वहां 74 तो कहीं चला नहीं गया है, दूसरा हथियार उनके पास और है। अब बात आती है मदुरई हाई कोर्ट की डिसीजन की सर, जी कि सप्लायर से जरूर डिस्कशन करें, जानकारी करें, बुलाएं, इंक्वायरी करें, सब कर्म करें उनके, जी और तब रेसिपिएंट पे कार्रवाई करें।
मेरा निवेदन ये है कि वो तो बड़ी आसानी से कार्रवाई कर देते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे सप्लायर के यहाँ और कहते हैं कि सब नॉन एग्जिस्टेंस फर्म मिली साहब, हम सर्वे पे गए, इंक्वायरी करी, वहाँ कुछ है ही नहीं, और आपने केवल बिल परचेज कर दिया है आपने, तो वहाँ सप्लायर जब है ही नहीं तो इंक्वायरी किससे करेंगे, इतनी करेंगे, वहाँ नॉन एग्जिस्टेंस फर्म है साहब जिससे आपने लिया है, और कॉल्यूजन भी होगा आपका जब उससे ले रहे हैं आप, तो फर्म है नहीं और बिल आपके पास है, तो कॉल्यूजन तो है ही रेसिपिएंट सप्लायर के बीच में। तो इतने सब इनको हथियार दे दिए हैं। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, कल परसों ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कि हाई कोर्ट भी अपने एक दूसरे के समान बेंच का आदर करें। तो यहाँ पे हमारे सम्मान सहित कहूंगा कि डिफरेंस हाई कोर्ट के डिसीजन भी है कि बिंदु तरह तरह के आए जाते हैं, नेशनल टैक्स के हिसाब से तो नहीं है कि एक हाई कोर्ट ने कह दिया तो हमारा और दूसरा हाई कोर्ट भी मान ले इस बात को। नहीं सर, अभी मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी सर। गिरीश डोबरिया जी सर, अभी 31 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें उन्होंने अलाउ किया है कि जो सेक्शन 108 में और जो 74 की कार्रवाई की गई थी वो बहुत गलत तरीके से हुई है, और वो इस तरह की जो परिपाटी जो अधिकारी कर रहे हैं वो बहुत गलत है और बहुत महत्वपूर्ण। अभी ये मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था सवेरे, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको देखें। नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। जी है आया। तो सवाल ये है कि केस नंबर और बता दीजिए। केस नंबर ये है, ये अभी इसमें भी आया है, ये रिट टैक्स नंबर है 86A 309 ऑफ 2021। रिट टैक्स नंबर 86A 309 ऑफ 2021। नोट कर ले सभी साथी लोग हमारे। बहुत महत्वपूर्ण सर। केस का नाम सर केस का नाम भी बता दें। केस का नाम है नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स, डिसाइडेड ऑन 31/8/2021। जी जी, थैंक यू। ओके सर, वही स्थिति थी कि ये तो अपनी मनमानी हो रही है साहब, असहाय हैं हम लोग साहब, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत आप लोग पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें अधिकारियों के खिलाफ लिखी गई हैं। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। अगर संजय भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर नमस्कार पांडे साहब। नमस्कार सर, बताइए। पांडे साहब, केवल ये पूछना चाह रहा था कि जो ASM 11 में रिप्लाई दे देते हैं जी, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को कितने टाइम में ASM 11 पर इशू करना है? कोई टाइम लिमिट है उसकी? जी, अगली स्लाइड में आपका रिप्लाई है। जी, अगली स्लाइड में आपका रिप्लाई है। हाँ, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपने रीजन देगा। देखिए, इसमें रीजन तो उसको देना है, लेकिन इसमें सेटिस्फैक्ट्री का ही केवल ASMT 12 देना है, क्योंकि इस पे कोई आर्डर जो है इसके फर्दर उसको कार्रवाई करनी है। अगर वो इस पे केवल इतना देखना है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, अगर सेटिस्फाई है आपके आदेश से तो ASMT 12 आपको जारी कर देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो अगली स्लाइड पे आइए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं अगली स्लाइड पे आने वाला हूँ बस इसी के बाद। सर बस एक सवाल था बस। सर एक सवाल भी मिस्टर हितेश जैन साहब हैं सूरत गुजरात से। जी, उनका है सर वो मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं। हितेश भाई आइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। यदि ASMT 10 आपको मैनुअली मिलता है और ऑनलाइन नहीं देते हैं तो ये वॉइडेबल है या कैसे है? दूसरा, अगर आपको ASMT 10 मैनुअल मिला है तो पोर्टल पे तो होगा ही नहीं। हाँ, नहीं है। जब पोर्टल पे नहीं है तो फिर आपको रिप्लाई भी मैनुअल ही देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये 36(4) को कंप्लाई करना जरूरी है या सेक्शन 16(2) को कंप्लाई करना जरूरी है? देखिए, ऐसा है, दोनों की टाइमिंग अपनी अपनी है। अगर आप 2017-18 का आपका केस है
उस पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा 36(4). नहीं 20-21 का है, 19-20-20-21 20-21 का है तो आपको जरूर देखना पड़ेगा उसको, 16(2) का भी देखना पड़ेगा और 36(4) को भी देखना पड़ेगा। 36(4) कंप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 16(2) कंप्लाई हो रहा है। 18-19 के लिए सर 36(4) होगा। 2021, 19-20 दोनों में 36(4) मेरा कंप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन 16(2) कंप्लाई हो रहा है। जी, तो 16(2) के हिसाब से आप रिप्लाई सबमिट करिए। जी, फिर वो क्या मतलब, मान लीजिए कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सेटिस्फाइड की तो परिभाषा बहुत सारी है ना, पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। जी जी, सेटिस्फेक्शन तो एक ही आता है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं तो आपकी कुछ चीजें वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। सर एक क्वेरी थी हाँ। बस मेरी। अरे सतपाल सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, बस एक क्वेरी थी छोटी सी कि जैसे मेरे पास परचेज बिल्स भी हैं और मैंने पेमेंट भी उससे बैंक के थ्रू करी है, और उसके बावजूद सामने वाली पार्टी ने बिल अपडेट नहीं किया है और पोर्टल पे वो 2A में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो क्या ASMT 11 में उसको कवर करते हुए यदि मैं रिप्लाई देता हूँ तो क्या वो असेसिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर सकता है? इतना है वो पावर? किस ईयर का है ये सर 17-18 का है और 18-19 का। 17-18 का है, तो आप कवर करिए अपने रिप्लाई में। यहाँ पर असेसिंग अफसर बहुत सरेंडर बोल जा रहे हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है। देखिए पावर वो क्या बोल रहा है वो तो अलग मैटर है, लेकिन जब हम रिप्लाई ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो रिप्लाई में हम अपनी पूरी चीजें जरूर लिखें। जी जी। और जो क्लेम हमारा बनता है उसको, क्लेम को कतई ना छोड़ें, क्लेम तो अपना पूरा करें। तो सर उसमें रिप्लाई में जो बैंक स्टेटमेंट है, जो जिसके बैंक से पेमेंट किया गया है, उसकी कॉपी भी सबमिट की जा सकती है? हाँ, वो आप अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है, राजदीप गोयल साहब है मुरादाबाद से। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी एक हमारे साथी ने ये कहा कि अगर कोई ऑफलाइन मिलता है नोटिस, मेल पर आता है, पोर्टल पे शो नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से सर वो नोटिस ही इलीगल है। इस बारे में सर आपका क्या कहना है सर? देखिए लोन नोटिस के लिए उन्होंने कहा DIN नंबर होना उसमें जरूरी है, ठीक है, लेकिन DIN नंबर नहीं भी है तब भी अगर आप अपना रिप्लाई सबमिट कर देंगे तो आपकी तरफ से तो क्वेरी पूरी हो जाएगी। अगर आप रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं, फर्दर वो कोई एक्शन लेता है तो फिर आपको फिर वो चीज बतानी पड़ेगी और उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको। सर लेकिन उन्होंने बोला है कि DIN नंबर नहीं है तो आप नोटिस इनवैलिड मान सकते हैं उसको। अच्छा हाँ सर, DIN नंबर नहीं है तो नोटिस इनवैलिड है ना सर वो? जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चले आगे चले मेरे ख्याल से। हेलो, अभी किसी साहब और के सवाल, हितेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, DIN तो केवल CGST के लिए है। स्टेट में तो मना कर दिया कि स्टेट तो ऐसे जारी करेगा तो भी चलेगा। गुजरात में हाँ, नोटिफिकेशन जी 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 के लिए। जी जी जी, ऐसा है सर? देखिए ऐसा है कि जो ये DIN का आया है नोटिफिकेशन वो CGST डिपार्टमेंट का है। SGST डिपार्टमेंट ने अभी कोई उस पर नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि अगर DIN नहीं है तो इनवैलिड माना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि DIN अगर DIN नंबर नहीं भी है तो आप अपना रिप्लाई जरूर सबमिट कर दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलें सर, आगे चलें। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अदरवाइज फर्दर एक्शन कैन बी टेकन बाय द GST ऑफिसर ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब इसमें क्या क्या है? इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट पे टैक्स और प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, the taxpayer does not reply or rectify the discrepancies within 30 days of the issue of notice, the reply submitted is not satisfactory to the tax officer। तो जो बात अभी आ रही थी कि हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट ये बताया है, इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट पे टैक्स और प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, आप कोई एक्सप्लेनेशन अपना नहीं देते हैं, टैक्स जो आपका बन रहा है जो एक्सेप्टेबल है वो भी नहीं देते हैं। दूसरा, अगर 30 दिन तक आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, इसके बाद उस अधिकारी को ये पावर है कि वो
उस पर रिप्लाई ASMT 12 में आदेश जारी कर दे। अगर वो आदेश नहीं जारी करता है तो भी उसके पास कौन कौन से पावर हैं वो देखते हैं। द टैक्स ऑफिसर कैन आल्सो टेक द फॉलोइंग एक्शंस इन केसेस सच एज, क्या है वो, अगर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई होता है नहीं होता है, उस कंडीशन में वो आगे क्या क्या कर सकता है वो है क्या है। एक तो वो कंडक्ट टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 65, वो सेक्शन 65 के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट अ स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 भी कर सकता है। सर्वे या इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 67 भी कर सकता है। इनिशियल डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस हैं, उस पे जा सकता है। सेंड नोटिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड शॉर्टफॉल in case there is willful/no willful intention of doing fraud under section 73/74 accordingly। तो वो अगर सेटिस्फाई है या कुछ चीजों से सेटिस्फाई है तो पूरी चीजों से सेटिस्फाई नहीं है तो ये कार्रवाई आपकी वो कंडक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें अपना रिप्लाई जो सबमिट करना है वो प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करना है। हमें बार बार मौका वो नहीं देगा कि हम कई बार में अपना रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों की पहले हैबिट में ये चीजें थी कि हमने सबमिट किया, फिर उसने बोला ये चीजें तो आपने दी नहीं, उसके बाद फिर हमने वो चीजें उसको दे दी। तो पोर्टल पे जब हम अपनी बात कहें ASMT 11 में जब अपना रिप्लाई सबमिट करें तो पूरी चीजें उसमें लिखें और जो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से उसमें जरूर अपलोड करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों ये किया जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अ स्क्रूटनी असेसमेंट is to verify the correctness of details submitted in GST returns like eligible input tax credit, ITC versus actual claimed, tax payable versus tax paid, claimed ineligible exemptions or ineligible ITC, TTC. There are risk parameters predefined for a tax officer to decide whether scrutiny notice needs to be issued. वो ये सारी चीजें चेक करेगा, करेक्टनेस चेक करेगा। इसके बाद आपने कितना ITC क्लेम किया है, एक्चुअल कितना क्लेम करना था, कितना टैक्स पेबल आपका है, कितना टैक्स आपने पे किया है, ITC जो आप क्लेम कर रहे हैं वो इनएलिजिबल तो नहीं है, एग्जम्पशन जो है वो इनएलिजिबल तो नहीं है, कितनी आपकी एलिजिबल ITC थी, कितनी इनएलिजिबल ITC थी, ये सारे पैरामीटर्स को वो चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको लगता है, जरूरत महसूस होती है, तो वो नोटिस आपको स्क्रूटनी की इशू करेगा। इफ दीज इंडिकेट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और फ्रॉड, देन द टैक्स ऑफिसर कैन प्रोसीड टू दिस असेसमेंट। द टैक्स ऑफिसर कैन आल्सो टेक दिस डिसीजन ऑन हिज ओन, बट an order except ASMT 12 cannot be passed as the next step under scrutiny assessment, since it is not a legal or judicial proceedings. Consequences of not responding to scrutiny notice. अगर हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे खिलाफ हो सकती हैं, क्या क्या कार्रवाइयां उसके द्वारा की जा सकती हैं, वो देखते हैं। If the taxpayer does not respond to the scrutiny notice, then the tax officer will take action under section 73 non-fraudulent and 74 fraudulent. He can issue a show cause notice in form DRC 01 demanding the tax dues together with interest and penalty. The amount of penalty will vary depending upon the grounds of the discrepancy found. सर ऑडिएबल नहीं आ रहे आप?
देवेंद्र सर, आपकी ऑडियो नहीं काम कर रही। देवेंद्र सर, आपकी ऑडियो काम नहीं कर रही है। देवेंद्र सर, आपकी ऑडियो काम नहीं कर रहा है। हेलो। जी जी, तो अब आपकी आवाज आई। आ गई आवाज? जी अब आई। कुछ लूज था लग रहा। जी, फिर से इस पे आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अ स्क्रूटनी नोटिस। If the taxpayer does not respond to the scrutiny notice, then the tax officer will take action under section 73 non-fraudulent and 74 fraudulent. He can issue a so-called notice in form DRC 01 demanding the tax dues. Together with interest and penalty, the amount of penalty will vary depending upon the grounds of the discrepancy found. Alternatively, the officer can recommend audits under section 65, 66 और 67। तो वो क्या क्या कर सकता है और अगर हम रिप्लाई नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हैं। आप लोगों ने बेहतर रिप्लाई भी दी थी और इस पे स्लाइड पे भी क्लियर हो गई। जीएसटी स्क्रूटनी नोटिस ASMT 10 फॉर्म्स, टाइमलाइंस, मोड एंड कंटेंट्स। अब हम लोग आ गए हैं कि ASMT 10 जो है वो क्या है और उस पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी और हमें उसको उसी फॉर्मेट में देना क्यों जरूरी है। देखिए, फॉर्म स्क्रूटनी नोटिस इज इश्यूड इन फॉर्म ASMT 10 intimating discrepancies in GST return along with tax, interest and penalty, if any. A reply should be submitted in form ASMT 11. जो हमें नोटिस ASMT 10 में मिल रही है उसका रिप्लाई हमें ASMT 11 में करना है। इसका मोड क्या है? टैक्स ऑफिसर कैन सेंड द नोटिस वाया SMS और ईमेल टू द टैक्स पेयर। बाकी आपको मालूम है पोर्टल पर भी शो हो रही है, पोर्टल पर भी हम देख सकते हैं। टाइमलाइंस क्या है? There is no time limit defined for receiving a scrutiny notice. However, a taxpayer should respond to such notice within 30 days from the date of issue or request for an extension not more than 15 days. तो जो हमें नोटिस इशू होगी वो 30 दिन के लिए होगी और उसके लिए एक्सटेंशन 15 दिन का हमें मिल सकता है। अगर हमें एडजॉर्नमेंट की जरूरत है तो हम एडजॉर्नमेंट जरूर लें, लेकिन जब हम अपना रिप्लाई सबमिट करें वो प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करें, क्योंकि उसको बार बार मौका देने के लिए नहीं कहा गया है। अगर हम रिप्लाई एक बार सबमिट कर देते हैं तो वो हमारा ऑर्डर पास कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम अपना रिप्लाई सबमिट करें वो प्रॉपर करें, पूरा करें, कंप्लीटली फाइल करें, जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूर अपलोड करें। कंटेंट्स ऑफ ASMT 10 आर एज फॉलोज। इसमें ज्यादातर चीजें आप लोगों को मालूम है, एक बार मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक डिटेल्स होगी जिसमें GSTIN नंबर होगा, नेम, एड्रेस एंड टैक्स पीरियड होगा, किस टैक्स पीरियड के लिए वो नोटिस आपको दी जा रही है। डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व, डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिपेंसी इफ एनी एंड आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन।
जो डिस्क्रिपेंसी होगी उसकी डिटेल आपको दी जाएगी और उसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाएगा। एक्सप्लेनेशन हमें उसका जरूर देना है। पर्टिकुलर्स ऑफ द टैक्स ऑफिसर, जो टैक्स ऑफिसर है उसके पर्टिकुलर्स वहां पर होंगे, यानी डिन नंबर अगर है तो मिलेगा, नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द टैक्स ऑफिसर इश्यूइंग नोटिस। जिस अधिकारी ने आपको नोटिस इशू किया है उसकी पूरी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। ये है एक चार्ट। इस चार्ट में ये स्पष्ट है कि क्या क्या होना है। पूरी जितनी बातें हम लोगों की अभी तक डिस्कशन में आई हैं वो सारी चीजों का एक ये चार्ट है। इसमें दिया गया है कि यहाँ पर ये टैक्स ऑफिसर है। स्क्रूटनाइज द टैक्स पेयर टू हुम नोटिस शैल बी सर्व, यानी वो एक इशू एससीएम, वो एसएमटी 10 में एक शो का नोटिस आपको इशू कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट की हैज एन एडजॉर्नमेंट बीन अप्लाइड, वो चाहे तो एडजॉर्नमेंट ले ले और उसको रिस्पॉन्स भी दे सकता है। अगर वो वहां पर एडजॉर्नमेंट लेता है, डज द टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड, अब वो अगर लेता है तो ठीक है, अपना एसएमटी 10 में वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देगा। और अगर वो रिस्पॉन्स अपना सबमिट नहीं करता है तो फिर नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव फॉलोइंग ऑप्शंस, उसके पास ये ऑप्शंस हैं, उसके अंतर्गत वो कार्रवाई कर सकता है। इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 एंड 74, recommend the case to initiate proceedings under section 65, 66 and 67। अब अगर वो अपनी रिप्लाई सबमिट कर देता है फिर एसएमटी 11 में, तो वेदर द रिस्पॉन्स इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर उसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री है तो उसका वो वेदर एनी एक्शन इज टेकन इफ रिक्वायर्ड, अगर एक्शन की जरूरत है तो वो अपना कंडक्ट द प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा एसएमटी 12 में और ऑर्डर पास कर देगा। तो ये एक इसका चार्ट है जिसमें पूरी तरह से बताया गया है कि एसएमटी 10, 11 और 12 पास होने के बीच में क्या क्या कार्रवाई होने वाली है। अब बात आती है कि ये हमें जीएसटी पोर्टल पर कहाँ मिलेगा। कुछ लोगों को मैनुअल मिल रही है नोटिस, अगर मैनुअल नोटिस मिल रही है तो उसका वो पोर्टल पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन नोटिस आई है तो पोर्टल पर आपको दिखेगी। और वो देखने के लिए आपको यहाँ पर आना है, जैसा कि इसमें स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले आप आएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज में आने के बाद आपको ये पोर्टल पर यूजर सर्विसेज, और यूजर सर्विसेज में आप आकर के देख सकते हैं कि व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर, यहाँ पर आप अपनी नोटिसें चेक कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत एक ये भी आ रही है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उन्हीं की दी गई है और वो लोग उसको देख नहीं रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस पोजीशन में हमें ये पोर्टल पर जा करके क्लाइंट वाइज चेक करना पड़ेगा कि उसको कोई नोटिस इशू हुआ है या नहीं हुआ है, कोई ऑर्डर उसको इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर जा करके अपने क्लाइंट्स का चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं तो देखते हैं जब व्यू एडिशनल नोटिसेस में आते हैं तो वहां पर आपको ये बहुत सारी नोटिसेस दिखाई देती हैं अगर इशू हुई हैं तो अगर आपको नोटिस इशू हुई है तो देखिए जैसे इसमें नीचे हम देख रहे हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, इसमें नोटिस आई हुई है। यहाँ पर एक व्यू है जो रेड कलर से दिख रहा होगा आपको, तो इसमें आकर के व्यू में आप क्लिक करेंगे और उस नोटिस को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब नोटिस है, नोटिस का रिप्लाई है, रिप्लाई करने के बाद ऑर्डर है, ये सारी चीजें आपको स्टेप 3 में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के जो रेड कलर का बॉक्स है इसमें आपको नोटिस और ऑर्डर दोनों चीजें यहाँ पर दिखेंगी। आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो नोटिस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऑर्डर पर यहीं जो ब्लू कलर का ये लिंक बना होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं और उसकी आगे की फर्दर प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं। मूली छील ले, आलू छील ले। अब जब पोर्टल पे हम आते हैं तो हमें वहां पर ये भी चीजें कौन कौन सी चीजें पता चलेंगी, किस किस चीज का क्या मतलब है वो भी देखते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेटस अपडेट्स ऑन द जीएसटी पोर्टल रिगार्डिंग द स्क्रूटनी ऑफ ए जीएसटी रिटर्न। अब जब वो नोटिस
इशू होगा, नोटिस इशू होने के बाद आपको वहां पर क्या क्या चीजें दिखेंगी, किस चीज का क्या मतलब है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले नंबर पे जैसे आप देख रहे हैं, पेंडिंग फॉर एक्शन बाय द टैक्स ऑफिसर, ये रिमार्क में होगा कि पेंडिंग फॉर एक्शन बाय द टैक्स ऑफिसर, यानी टैक्स ऑफिसर के लेबर पर एक्शन के लिए अभी पेंडिंग है। क्लोज्ड लिखा हुआ है, यानी आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। पेंडिंग फॉर रिप्लाई बाय द टैक्स पेयर, रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय द टैक्स ऑफिसर, रिप्लाई नॉट फर्निश्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर, an order issued for dropping proceedings, recommended for action under section 73, recommended for action under section 74, recommended for audit under section 65, recommended for special audit under section 66, recommended for survey inspection under section 67, pending for order by the tax officer। तो यहाँ पर आपको पोर्टल में ही सारी चीजें पता लग जाएंगी कि आपकी नोटिस और नोटिस के बाद ऑर्डर और ऑर्डर के पहले कौन कौन सी चीजें अधिकारी के द्वारा की जा रही हैं या आपके द्वारा कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स की गई हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिखेंगी। और वहां से आप अपने ऑर्डर की कॉपी, अपने रिप्लाई की कॉपी, जो भी कॉपी आप चाहते हैं उसको आप डाउनलोड और व्यू भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं। How to respond to scrutiny notice using SMT 11? SMT 11 में हमें स्क्रूटनी नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है? Before submitting a reply to the tax officer, the taxpayer should check for the correctness of the particulars in the notice. If any differential tax liability needs to be paid and the taxpayer agrees to the liability raised in the notice, he must pay it and thereafter reply to the notice in ASMT 11. Either of the two possibilities could arise. देखिए, ASMT 10 में जब आपको नोटिस मिल गया, तब आप ASMT 11 में जब अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने टू पॉसिबिलिटीज बताई, वो देख लेते हैं। एग्रीज admits the tax dues as per the notice and had already paid, it will declare the payment particulars while replying in SMT 11. Or agrees admits the tax dues as per the notice but yet to pay it, will pay by either of the following options and thereafter reply in SMT 11. अब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा कि ये जो आप लोगों ने ASMT 10 में जो आपके नोटिस आए उसके रिप्लाई में क्या आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखा? आर.के. श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें, बता दें सर। आर.के. श्रीवास्तव कानपुर, आर.के. श्रीवास्तव कानपुर, बताएगा जो सवाल पूछा है साहब ने। आर.के. श्रीवास्तव साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आवाज सुन रहे हो मेरी तो। एडवोकेट मोहम्मद वसीम साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। मोहम्मद वसीम साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बताएं सर ने सवाल पूछा है। अखिलेश कुमार जी, अखिलेश कुमार शर्मा ललितपुर, अखिलेश जी बताएं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी वसीम साहब बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर, मेरी किसी पार्टी को कोई नोटिस इश्यू नहीं हुआ है। जी जी, किसी भी पार्टी को नहीं है सर, तो अभी इसमें कोई इश्यू मेरा नहीं आया है। जी जी, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। अखिलेश शर्मा जी, जी, ललितपुर, अखिलेश जी बताएं। अखिलेश शर्मा जी, नो प्रॉब्लम सर, मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, आपका सवाल पूछा सर ने। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर।
नहीं, क्वेश्चन नहीं है, सर ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब। जी सर। सर ने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब पूछ रहे हैं ना वो। हेलो अखिलेश जी, जो सर ने सर, सवाल एक्चुअली पूछा मेरा है। कोई नोटिस नहीं है सर। अच्छा अच्छा, जी 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 अभिनय केसरवानी साहब। जी जी अभिनय केसरवानी अपना आप अनम्यूट कर लें। अभिनय केसरवानी जी अपने आप को। अभिनय केसरवानी साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। सर मेरे पास इससे रिलेटेड अभी भी कोई नोटिस नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी अब किसी और साथी के पास कोई नोटिस आया हो इस रिलेटेड, तो वो बताया ना कि अपना, चलिए वो हैंड रेज कर लेकर इस तरीके से। किसी साथी के पास कोई और नोटिस आया, जो डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, अगर किसी के एडवोकेट पास अंशुल वासने जी अलीगढ़ से हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने हैंड रेज किया होगा। आनंद वार्षिक साहब चंदौसी। जी सर, जी सर। आपके पास नोटिस आया है? हाँ, नोटिस आया है सर। जवाब भी प्रॉपर, नोटिस का जवाब भी प्रॉपर वे में दे दिया। जी, मेरा सबमिशन ये था कि जो आपने प्रॉपर रिप्लाई किया, क्या उसमें टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल रही थी? ना, टैक्स लायबिलिटी नहीं निकल रही थी सर। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सन 17 से सिगरेट पर एक कंपाउंड सेस था जी। उसमें 17-18 और 18-19 के मई तक जी हमने उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं करा था। अच्छा अच्छा, कंपाउंड सेस के लिए। अब उनका ये है कि जो कंपाउंड सेस एडजस्टमेंट नहीं करा है, तो उनके पोर्टल पर वो दिख रहा है कंपाउंड सेस, बल्क में दिख रहा है, करोड़ों में। तो उनका कहना है कि इतने रुपए का जो आपका कंपाउंड सेस हमारे इस पोर्टल पर दिख रहा है, तो इतने का स्टॉक भी आप पर उस पीरियड में होना चाहिए। हमने उनको समझाने की कोशिश करी, बताया कि ना तो पोर्टल पर और ना टैली में ऐसी कोई सुविधा थी। तो टोटल हमारी परचेज जो है आईटीसी से है जी। सिगरेट की जो सिगरेट परचेज है वो हमारी आईटीसी से है। तो आईटीसी वालों ने भी हमें ना बताया कि इससे एडजस्टमेंट किस तरह होगा। टैली में भी कोई इस तरह का वो ना था कि हम इसके लिए किस तरह सेट ऑफ करेंगे, जो हम अपनी सेल करेंगे तो हम इसके लिए बिल में किस तरह लेस करेंगे। जी। तो 2 महीने हमारे 18-19 में भी निकल गए। अब उनका कहना यह है कि भाई देख लो, इसमें तो 1 करोड़ और 65 लाख रुपए का इसमें घपला है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए का घपला है। अब उनकी निगाहें बस उधर ही है, 1 करोड़ 65 लाख पर। वो बताएं सर कैसे एडजस्टमेंट होगा। वो बेट वाला फार्मूला कैसा, इसमें इतना काम करा है तो इतने का बताओ, इसमें क्या है आपका कहना। वो जो आईटीसी आपकी खड़ी दिख रही है वहां पे, उसको क्या किया आपने? सर उसके लिए फिर अगले में हमने एडजस्टमेंट करा है। 18-19 में एडजस्टमेंट कर दिया? 18-19 में हाँ, 9 और 9C में भी एडजस्टमेंट दिखलाया है हमने, उसमें नोट डाला है। जी जी जी। नोट में उनके लिए हमने मेंशन भी कर दिया है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही ना करते हैं। नहीं, आपने अच्छा किया कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो जो चीजें आपके हिसाब से आपने करी हैं और उसको आपने आगे एडजस्ट कर लिया, तो उसका रिप्लाई आपने सबमिट किया, बहुत अच्छी बात है जी। और डिस्कशन का मतलब ही यही होता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उनको भी पता लग जाता है कि हमें क्या करना है जी। तो मेरा मतलब यही था कि जिन लोगों ने रिप्लाई सबमिट किया है उन लोगों ने क्या किया है, अगर वो बताएंगे तो थोड़ा सा और लोगों को भी उससे मदद मिलेगी। हितेश जैन साहब ने हैंड रेज किया हुआ, शायद उनको पता हो। हितेश जैन साहब सूरत से, गुजरात। सर हाँ सर, नमस्ते। जी जी जी। मेरे तो 4-5 नोटिस आ चुके हैं। 29 तारीख को मैं हरियाणा में रिप्रेजेंट भी होने वाला हूँ। उनका मैंने एक बार रिप्लाई दे दिया है। उसमें क्या आ रहा है कि अल्टीमेटली 1 साल 19-20 में तो हमने कम क्रेडिट लिया है अल्टीमेटली, और 20-21 में हमने ज्यादा लिया है। तो ज्यादा क्या लिया, किसी ने मिस्टेक कर दी, किसी CNDN का किसी ने इफेक्ट नहीं दिया, और अगले ने दिया, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने एक रिकंसिलेशन मंथ वाइज 3B का और 2A का डिफरेंस निकाल लिया, मंथ वाइज बना लिया है स्टेटमेंट एकदम फर्स्ट क्लास, जिससे उसको पता चले। उसमें से 5 डिस्क्रिपेंसी मिल रही है, जो उसका रिकंसिलेशन मैंने अलग से दे दिया है, और अल्टीमेटली कुछ भरने के लिए नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपको ज्यादा कैसे लिया, तो मैंने बताया कि हमारा काम तो डायरेक्ट पब्लिक के साथ है, और हमारे यहाँ कोई भी वस्तु विदाउट एनी बुक्स या विदाउट एनी बिल नहीं मिल सकता आपको। तो हम हमारे एक सिस्टम है, 1 रुपए की चीज भी निकालनी है तो ऑनलाइन ही निकलेगा, ऑफलाइन आप बिक नहीं सकता उसके यहाँ। तो उसको पता, सब बड़ी बड़ी कंपनी का काम है। उस कंपनी ने एक तो हमारे नाम से ज्यादा बिल रेज कर दिया, एक सैमसंग कंपनी ने।
तो हमारे नाम से ज्यादा बिल रेज कर दिया, उसकी गलती है। हमारा पूरा मैंने उसका लेजर निकाल लिया, अब वो लेजर के साथ मैं बिल के साथ उसको प्रोड्यूस करूंगा। हमारी जो सिस्टम है, हम कैसे परचेज प्रोक्योर कैसे करते हैं मार्केट से और कैसे सेल करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं लिख के उसको एनालिसिस करके दे दूंगा और उसके बाद बिल और वो लगा दूंगा। और हमने क्या जो 16.2 को पूरा फॉलो किया, मैंने पहले बताया था 36.4 और 16.2 की बात जो बताई थी मैंने ऐसे। जी 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 जी। अब वो संतुष्टि तो फिर वो पैकेट से मानेगा, बाकी तो संतुष्टि तो उसको नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल आपको रिप्लाई जो आपको सबमिट करना है वो डिटेल्ड में करना है और आपको पूरा उनको ये समझाने का प्रयास जरूर करना है कि ये इस कारण से रेज हुआ। सर ये मेरा अनुभव है, 5 स्टेट में मैं जाता हूँ, मेरा अनुभव है डिपार्टमेंट के लोग सादी भाषा में नहीं समझते हैं सर। उनको लीगल भाषा में यदि हम लिख के देते हैं ना तो उनको लगता है बहुत बड़ा एडवोकेट है, हम भले बहुत छोटे हो, तो उनको समझ में आता है। इससे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सबसे टिपिकल स्टेट है, कंट्री बताता हूँ उसको तो मैं, ऐसा टिपिकल डिपार्टमेंट है। तो मुझे ऐसा लगा था, मैंने दिया तो उनको ऐसा लगा कि वो उनके बिहेव में चेंज हो गया तुरंत। तो इनको समझ में आया कि बुद्धिशाली आदमी, भले मैं बुद्धिशाली नहीं हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन उनके समझ में इतना आता है। इसलिए उनको किस तरह से एक बार जो मॉडिफाई करके हम देते हैं डिटेल, तो ये अच्छा रहता है, हमारे फेवर में बात रहती है। ये मुझे ऐसा लगा वहाँ जो मेरा फील हुआ। अभी मैं 29 को रिप्रेजेंट करूंगा फिर अभी जाके, ये मेरा अनुभव रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, सभी के काम की है, क्योंकि जो हमारी वैट की प्रैक्टिस है और जो जीएसटी की प्रैक्टिस है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर जो भी हमने रिप्लाई सबमिट करने हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए, और हमें उसका जो डिक्लेरेशन देना है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, उनको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। सर मैं स्टॉक के साथ दिया हूँ, कितना हमारा ओपनिंग था, इसका हमारा इनपुट हुआ, उसमें इतना आउटपुट स्टॉक हो गया, बैलेंस इतना रहा और आज का बैलेंस हमारा इतना है, और उसका ये सेट हो रहा है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है, ये हमारे सेल और परचेज टैली हो रहा है। तो उनको समझ में आया कि हर चीज से टैली है, तो वो एक बनाना चाहिए ऐसा हमें, तो हमारा एक बेसिक मजबूत होता है, आगे हमें अपील में फायदा होगा इससे। बिल्कुल फायदा होगा। और वो 74 में सर इश्यू करते हैं, 73 तो बुक्स में आ गया केवल आपको समझने, हमें समझने के लिए, बाकी सब 74 में काम करते हैं ये। बिल्कुल, जब आपने इतना अच्छा रिप्लाई सबमिट किया है तो उनको 74 में जाने के पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा जी। वो 74 में आसानी से नहीं जा पाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो आगे ऑर्डर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मिलेंगे कि उसके बाद इनकी जो है ऐसी तैसी हो जाएगी। बिल्कुल, तो क्या करें, अब समझ में आ गया कि मैं पढ़ लिख के ही काम कर रहा हूँ, पढ़ लिख के ही काम करते। तो एक मेरा तो सर 1 से 2 बार में वेट में भी असेसमेंट 1 दिन या 2 दिन में होता था मेरा, सर इतना बड़ा काम है फिर भी। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, मैं फॉलो करना चाहिए। जी जी, अगर सारी चीजें टैली कर रही हैं तो उसको बियॉन्ड जाना उनके लिए आसान काम नहीं है। जी जी सर, जी जी। तो बेहतर यह है कि चूंकि ये एक इनिशियल स्टार्टिंग होती है नोटिस की, जो स्क्रूटनी नोटिस है ये इनिशियल स्टार्टिंग है, हमको यहीं पर सारी चीजें अगर हम सबमिट कर देंगे तो आगे के लिए हमारा रास्ता रुक जाएगा। जी, हम लॉयर को मुझे एक अनुभव ऐसा भी रहा, हम जब क्लाइंट हमारे पास आता है, हम शुरुआत से एंड तक एक साथ यदि हम उसको बना लेते हैं ना सर, तो फिर कुछ भी डेटा चेंज नहीं करना पड़ता। अधूरा बनाते हैं तो बाद में बहुत सारी तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यही था, आप सब लोगों के लिए मेरा सबमिशन यही है कि हमें पूरी करेक्टनेस के साथ पूरी डिटेल बनानी है और तभी सबमिट करना है। क्लाइंट को आदत डालनी पड़ेगी, तो क्लाइंट मानता नहीं है, इतना सबमिट कर दिया सर बाद में दूसरा दूंगा, तो सब गलत हो जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वो आगे की उसके पास जो हथियार हैं वो सारे टूल्स अपने इस्तेमाल करने लगेगा। जी 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 जी, बस तो हमें उसको उसके टूल्स इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना है। अगर हम मौका देंगे तो जो बात आपने कही कि बिना पैकेज के कुछ भी नहीं होगा, तो फिर पैकेज की स्टार्टिंग हो जाएगी। हाँ, पैकेज होने के बाद भी सर बंद नहीं होता ना, फिर और कोई देखता है उसको, स्टेट वाला खत्म करता है, सेंटर वाले शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय पांडे जी, वो आदरणीय पांडे जी, पैकेज शब्द यार बढ़िया नहीं, नमस्ते से काम चल जाता है, नमस्ते करने से काम हो जाता है। पैकेज शब्द अच्छा नहीं लगता है, नमस्ते कर लेते हैं सब, नमस्ते कर लेंगे उनसे। दूसरा एक मामला सर ऐसा भी आया मेरे केस में कि 9 एनुअल रिटर्न है जो 9 फाइल करने के बाद जी जी सप्लायर ने उसको अपलोड किया बिल को, यानी कि 9 एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, तब तक वो नहीं था, फिर भी उस बाद में किया, जो कि आज की तारीख में किया जा सकता है जहां तक है। तो उसके लिए बहुत पीछे पड़े वो कि साहब ये तो 9 फाइल किया है, तब तक तो ये आपका हो ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, व्यू नहीं हो रहा है। तो फाइल ही बाद में किया था, 9 के बाद में ही अपलोड किया था सप्लायर ने बिल,
तो कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं, तो उनको बताया गया, मान गए हालांकि लास्ट में आके जी बिना नमस्ते के ही मान गए, लेकिन ऐसे केस भी हो रहे हैं सर। जी। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है जो बड़ी ज्वलंत है इस समय, कि सप्लायर के बिल इस समय नहीं दिखते हैं और लायबिलिटी बहुत बड़ी होती है, और रेसिपिएंट कहता है कि नहीं साहब मैं कहाँ से लाऊं इसको, तो जो भी है नहीं दिख रहा है, 2A में नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, अब मेरे ये परचेज के बिल हैं, आप फाइल करिए, बाद में होगा तो देखा जाएगा। तो उन केसेस में मजबूरी हम क्या सजेस्ट करें उनको, एसएससी को अपने को, कि भाई जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कर, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना क्या जमा कराने, 3 लाख रुपए की नेट लायबिलिटी है, और तो आप कहते हैं कि 25 लाख रुपए जमा करा दीजिए। तो 11 तारीख तक जो हमें सबमिट करना होता है, तो वो बाद में वो फाइल करते हैं तो भी लाभ नहीं ले सकते, अगले महीने में ही लाभ लेंगे, इस महीने कैसे काम चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई निदान हो तो जरा कृपा करके बताएं। देखिए अभी तो कोई निदान नहीं है, इसके लिए आदरणीय हर्ष शर्मा जी हैं जो रिप्रेजेंटेशन इस टाइप कर दें, क्योंकि व्यापारी जो है व्यापार करने में कम, लिखा पढ़ी में ज़्यादा जूझ रहा है। और उसकी समस्या ये है इसमें, जैसा कि आपने पोर्टल में देखा भी होगा, कि अब हम उसके साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिसने अपने बिल अपलोड नहीं करे हैं उसको भी जा करके हम वहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसको। वो सर 11 के बाद में तो कर दिया उसने, लेकिन मेरे तो काम इस महीने नहीं आ रहा है, इस महीने पैसे कहाँ से लाऊं, 10 लाख 20 लाख। देखिए अब इसीलिए तो वो 2B लेकर के आए हैं, 2A की जगह 2B इसीलिए लाए हैं कि ये चीज आप ना कर पाए और उनको टैक्स मिले। तो ये तो अंग्रेजी राज हो गया साहब, तुगलकी राज हो गया, अंग्रेजों का जमाना चला गया। कैसे चला गया, क्यों कह रहे हो चला गया? जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जो है आदरणीय हर्ष शर्मा जी जो हैं इस पे कुछ कदम उठाएं और वहां तक अपनी बात पहुंचाएं कि ये चीज जो है वो व्यापारी के लिए बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि वो इस महीने तो सब परेशान हो गए, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम बहुत परेशान है इस मामले में। जी नहीं, सभी के साथ ही परेशानी है, क्योंकि क्लाइंट्स को जब दिख नहीं रहा तो वो व्यापार में पैसा लगाए कि टैक्स में ही इन्वॉल्व करता चला जाए सारा अपना। ठीक है, अगले महीने आईटीसी मिलेगी, लेकिन इस महीने कहाँ से लाऊं? जी ये निवेदन था सर। एक चीज सर और हम कहना चाह रहे थे, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी जी सर, ये पोर्टल पे जब हम अपना मतलब GSTR 2 खोलते हैं देखते हैं तो उसमें हमको दिखाई देता है, और जो है जब रिटर्न भरते हैं तो उतनी ITC हमारी नहीं दिखाई देती है। जब रिटर्न भरते हैं तो ITC नहीं दिखाई देती, 2A में मतलब दिखाई देती है। 2A पे हमारे बिल सारे अपलोड हैं, और जब हम रिटर्न भरने लगते हैं तो वहां से ऑटो उठ करके आ जाता है ना GSTR 2 से हमारी ITC जो है, तो वहां पे वो अमाउंट नहीं आता है। नहीं, वो 2B से आ रही है, 2A से नहीं आ रही है। हाँ सारी 2B से, हाँ तो 2B में आपको सारे बिल, हाँ सारे बिल वहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ पे जब हम रिटर्न भरने लगते हैं तो ऑटो वहां से जब उठ करके आती है तो यहाँ पे जो है वो ITC हमारी कम रहती है। 2B में भी कोई फैसिलिटी वहाँ पर है एलिजिबल और इनएलिजिबल की? ऐसा तो कुछ हमें नहीं वहाँ दिखा। पर भी जैसा, क्योंकि रिटर्न तो मैं नहीं फाइल करता, लेकिन मुझे बताया गया कि वहाँ पर भी यस और नो का आता है। बिल्कुल नहीं आता है सर, जी नहीं आता है सर, नहीं आता है। नहीं। बेसिकली क्या है सर कि 2B जो इन्होंने सेलेक्ट किया है उसमें यदि जो डीलर अपना 2A 11 तारीख को 13 तारीख तक जितने कर देगा हम लोग वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद वाली 2A में तो दिखाई देंगी मगर 2B में नहीं आएंगी। नहीं, इनका कहना है कि 2B में दिख रही है और GSTR 3B में नहीं आ रही। नहीं सर, ये कह रहे हैं 2A में दिखी, ये देख नहीं अच्छा 2A में दिख रही तो नहीं आएगी, वो तो बिल्कुल सही बात है, वो नहीं आएगी, 2B से आएगी जी, 2B से आ रही है बस, वहाँ वो दिख जरूर रही होगी उसकी, पर उसका लाभ इन्हें अगले महीने मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। जैसे इस महीने टैक्स ज्यादा भर दिया हमने तो अगले महीने हमको ITC मिली, क्या उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, ITC तो आप नहीं सर, ITC तो आप ले सकते हो, और अगर आपने कैश जमा किया तो रिफंड भी मांग सकते हैं आप। तो मैं इस स्लाइड पे दोबारा आ रहा हूँ कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए स्क्रूटनी नोटिस यूजिंग SMT 11। मेरा इसमें सबमिशन ये था कि अगर मान लीजिए हमारे
जो नोटिस आया है और नोटिस के बाद जब हमने उसका बाइफरकेशन किया, डिटेल में उसका एनालिसिस किया, और उसके बाद अगर हम ये पाते हैं कि क्या हमारी वाकई में टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या हमने टैक्स कम जमा किया है किन्हीं भी कारणों से, तो क्या हम जब अपना रिप्लाई ASMT 11 में सबमिट करते हैं उसके पहले उस टैक्स लायबिलिटी को जमा करते हैं या नहीं? संजय अग्रवाल जी, मैं कहते कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया हुआ है। संजय अग्रवाल, चित्रकूट। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न और था कि नहीं पहले सर जो सर का सवाल है, क्या उसके बारे में आइडिया है? नहीं, उसके बारे में अभी तो आइडिया नहीं है मुझे। मेरा दिमाग अभी अपने प्रश्न पे था, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था अभी तक। जी सर, ये था कि टूवे में मेरे एक्स्ट्रा बिल शो हो रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल परचेज नहीं है वो भी परचेज तो हो रही है, तो उसके लिए क्या हमें कुछ करना है? बिल्कुल करना है। देखिए, कम्युनिकेशन का एक पोर्टल पे एक कम्युनिकेशन का वो आया हुआ है जी, तो उस पे जा करके आपको बताना है जी कि ये बिल जो है मेरे नहीं है। उसका मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वो पोर्टल पे सुविधा है, अगर किसी सज्जन को पता हो कि आपको पार्टी से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन का एक उन्होंने वहां पे बॉक्स डाला हुआ है। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपसे पूछेगा, उसका GST नंबर, उसका नाम, जो बिल नंबर है, बिल का अमाउंट है। सर, नो योर सप्लायर का एक मैकेनिज्म शुरू किया है इन्होंने, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये बिल आप उस सप्लायर को मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बता सकते हैं कि ये बिल आपका नहीं है, किसी और का है, आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। नो योर सप्लायर की मैकेनिज्म इन्होंने चालू करी है। ये कहाँ पर ऑप्शन है? फैसिलिटी उन्होंने चालू की, उसमें आप ऑप्शन कहाँ पर है सर? सर, यूजर सर्विसेज में देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा, नो योर सप्लायर में जाकर के। अच्छा, पिछले सालों में भी कर सकते हैं, 17-18 में भी? हाँ, कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो मेरा क्वेश्चन ASMT 11 से था कि जब हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी अगर निकल रही है और हम मानते हैं, एक्सेप्टेड है कि हाँ ये टैक्स लायबिलिटी मुझे जमा करनी है, तो क्या ASMT 11 में रिप्लाई सबमिट करने से पहले क्या हम वो टैक्स लायबिलिटी जमा करते हैं या नहीं करते हैं? ब्याज समय जमा करेंगे सर, वो तो ब्याज समय जमा करेंगे, तो जमा करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल था कि अभी जो हम लोग ASMT 10 में नोटिस आए और लोगों ने रिप्लाई सबमिट किए, जिन लोगों ने रिप्लाई सबमिट किए, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी निकली है तो उन लोगों ने जमा किया या नहीं किया? ब्याज समय जमा किया सर। नवनीत गोयल जी मुजफ्फरनगर से कह रहे हैं यस, अंशुल वार्षी जी अलीगढ़ से कह रहे हैं यस। जी 200 रुपए रखे हैं तो ये तो खत्म नहीं हुआ, हे भगवान। तरुण गुप्ता जी कह रहे हैं यस। जी बिल्कुल ठीक है। मैं यही चीज क्लियर करना चाह रहा था कि जो लोग हमारे सुन रहे हैं या अभी जिन्होंने रिप्लाई सबमिट नहीं किया है, तो वो अपना जब भी बिल्कुल अमित गुप्ता जी ने लिखा है, विनीत वर्मा जी ने लिखा, बहुत सही लिखा है, यस विद इंटरेस्ट। देखिए, जो आपको टैक्स लायबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको विद इंटरेस्ट आपको जमा करना है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं और जमा नहीं कर रहे हैं तो आपको ASMT 11 का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपके उत्तर से। जी, पे टैक्स इन फॉर्म DRC 03, जो बात मैं कह रहा था जमा करने के लिए, तो वो हमें DRC 03 से जमा करना है। अगर हमारा कोई अमेंडमेंट, कोई इनवाइसेस या डेबिट नोट कुछ भी है तो उसको फर्निश करना है। पे टैक्सेस और रिवर्ट ITC वाइल फाइलिंग GSTR 3B, अगर हमारे पास समय है तो हम ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, बिलो आर द स्टेप्स टू रिप्लाई टू ए स्क्रूटनी नोटिस। स्क्रूटनी नोटिस का जो रिप्लाई करना है, हम लोग काफी हद तक इन चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम पोर्टल में आकर के अपना नोटिस का रिप्लाई यहीं पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम अपना रिप्लाई सबमिट करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि रिप्लाई सबमिट किया, अमाउंट एडमिटेड एंड पेड इफ एनी। अगर हमारा कोई अमाउंट बन रहा है तो उसको हमने
एडमिट किया है और पेड कर दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अटैचमेंट्स की भी सुविधा दी गई है। अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अपने जो भी पीडीएफ कॉपी है ये इसके लिए उन्होंने दिया भी है, यहाँ पर पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया है मैक्सिमम 4 फाइल्स एंड 5 MB फॉर ईच फाइल अलाउड। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपना जो सबमिशन दे रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो फाइल्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो हम पीडीएफ या जेपीईजी में ही कर सकते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि केवल 4 फाइल्स ही, हम मैक्सिमम 4 फाइल्स ही कर सकते हैं और उनमें से 5 MB फॉर ईच फाइल अलाउड है। 5 MB से ज्यादा की कोई फाइल इसमें सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो जब फाइल क्रिएट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद हम अटैचमेंट्स में वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन के बाद हम इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं और प्रीव्यू करने के बाद चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ही हम उसको सबमिट करेंगे। इसमें दिया स्टेप 3 इंटर योर रिप्लाई एंड पेमेंट डिटेल इफ एनी। स्टेप 4 हमारा आता है क्लिक ऐड टू ऐड मोर डिटेल्स। स्टेप 5 में आएगा चूज ए फाइल टू अपलोड विद द रिप्लाई इफ एनी, जो अपलोड करने की बात थी। उसके बाद स्टेप 6 है हमारा सेलेक्ट द वेरिफिकेशन चेक बॉक्स एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। इसका स्टेप 7 है इंटर द प्लेस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू जरूर कर लें कि हम क्या सबमिट कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, और प्रीव्यू करने के बाद जब आप उससे सेटिस्फाई हो तभी आप उसको सबमिट करें। जब तक आप और चाहे तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू तो कर ही सकते हैं, साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आप हर तरह से सेटिस्फाइड हैं कि जो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो हमारे प्रॉपर हैं, प्रॉपर विजिबल हैं। एक चीज का हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास लिमिटेशन है कि हम 5 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं करनी है, उससे ज्यादा की फाइल वो नहीं लेगा, तो हम कई बार उनको जो है इतना ज्यादा लाइट कर देते हैं कि कई बार वो विजिबल नहीं होते, रीडेबल नहीं रह जाते, पढ़ने में नहीं आते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि डॉक्यूमेंट्स उनके पढ़ने में ना आए और वो उसको डिनाई कर दें कि रीडेबल नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखें। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी के स्टेप पर आप उसको वेरीफाई करें, फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सर विकास सिंह साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या पेमेंट जो है कैश लेजर से करना है या क्रेडिट लेजर से करेंगे? देखिए, आपके पास अगर कैश लेजर है और क्रेडिट लेजर दोनों से ही कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पे विद इंटरेस्ट करना है। स्टेप 8 है इसमें चेक इफ ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट एंड क्लिक ऑन फाइल। जब भी हम फाइल करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी चीजें चेक कर लें, सारी चीजें रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, उसके बाद आप फाइल कर दीजिए। स्टेप 9 पे है द सबमिट एप्लीकेशन पेज विल बी डिस्प्लेड। स्टेप 10 में आपका आएगा सबमिट यूजिंग DSC और EBC, अ मैसेज इंडिकेटिंग अ सक्सेसफुल रिप्लाई विल बी डिस्प्लेड। द रिप्लाई स्टेप विल गेट अपडेटेड एंड विल शो द स्टेटस एज रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग विद टैक्स ऑफिसर। तो जब आपका ये रिप्लाई सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद फाइल सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद स्टेप 10 में जब आप DSC या EBC से उसको वेरीफाई कर देंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपको ये मैसेज वहां पर डिस्प्ले होने लगेगा कि रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग विद टैक्स ऑफिसर, यानी आपके द्वारा रिप्लाई फर्निश कर दिया गया है और टैक्स ऑफिसर के लेवल पर अब वो पेंडिंग है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर आफ्टर रिप्लाइंग टू अ स्क्रूटनी नोटिस, यानी हमने स्क्रूटनी नोटिस का रिप्लाई तो कर दिया, उसके बाद प्रोसीजर क्या है? आफ्टर सबमिटिंग अ रिप्लाई, if the tax officer is satisfied with the reply, he will drop the proceedings by issuing an order intimating the same to the taxpayer. But if the tax officer is unsatisfied, he will issue an order demanding tax, penalty and interest as the case may be.
taxpayer can view all the orders issued by the tax officer by following these steps. तो जैसा कि जब हम रिप्लाई सबमिट कर देंगे, रिप्लाई सबमिट करने के बाद जब अधिकारी उससे सेटिस्फाई है तो उसका ऑर्डर करेगा, नहीं सेटिस्फाई है तो फिर वो आपके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी पेनल्टी है, वो सब इम्पोज करेगा। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ऑर्डर्स टैब ऑन द केस डिटेल्स पेज। अब जो पोर्टल पे आप जहां पर नोटिस देख रहे थे वहीं पर आप ऑर्डर देख पाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द अटैचमेंट्स लिंक टू व्यू द ऑर्डर। जहां पर वो अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट ब्लू कलर के में अटैचमेंट की वो कॉपी आती है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर विजिबल हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये मेरा था डेलिब्रेशन, आज इस पे रिप्लाई कैसे करना है, और काफी हद तक आप लोगों ने सहयोग किया जिससे कि कुछ चीजें मुझे भी पता चली, आप लोगों ने कैसे रिप्लाई किया है, कैसे उनका मैनुअल और ऑनलाइन पे किया है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक।